सेशन। तो प्रज्वल एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर दे। ठीक है भाई। ये लार्जेस्ट साइकिल इन a tree. हाँ हाँ You are given a tree of n nodes and n minus 1 edges. Now you need to select two nodes A and B in the tree such that the cycle that will be formed after adding an edge between two nodes A and B, its length should be maximum. If there is more than one possible answer, you cannot put any of them. हाँ भाई, तो एक बार जैम बोर्ड पे आ जा। Okay. अब हमारे पास देख, इस ट्री में बहुत सारी एजेस है, तो अब मैं किस ट्री के किस दो नोड के बीच में एज ऐड करूं कि जो है साइकिल बनेगी हमारी। जैसे मैं उससे 2 और 3 के बीच में ऐड कर दूं तो मेरी साइकिल का साइज बन रहा है 3। ये 3 साइज की साइकिल बन गई। ठीक है। और यदि यही नोड मैं यहाँ की बजाय 2 और 8 के बीच नहीं, यहाँ पे नहीं, 3 और 8 के बीच में कर देता, साइज 3 और 8 के बीच में कर देता तो बढ़ जाती है। हाँ, बहुत बढ़ गया साइज। और यहीं पे मैं अपना फिर से अपना 4 और 8 के बीच में कर देता, तब इतना ना बढ़ता। 2 4 8 5 2। तो अब हमने बेसिकली ये फाइंड करनी, दो नोड्स फाइंड करनी है कि जिससे हमारी साइकिल बहुत बड़ी बन जाए। अच्छा, तो मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम साइज की साइकिल बन जाए हमारी। और यदि मोर देन वन साइकिल है सेम साइज की तो कोई सी भी तू आउटपुट दे सकता है। अच्छा, ये ट्री के एनरी ट्री है मतलब। हाँ एनआरई ट्री है, मतलब लास्ट टाइम कंफ्यूज हो रहे थे कि सारे कहते हैं ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो मैंने सोचा इस बार एनआरई ट्रीज पे ही क्वेश्चन करेंगे। क्यों सारे एनआरई ट्रीज में और ग्राफ में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि ग्राफ में हमारी एज ऐसे भी जा सकती है, 5 के बाद 1 पे भी कनेक्ट हो सकती है। हाँ। बट एनआरई ट्री में ऐसा नहीं होएगा। तो इसमें बेसिकली जब हम विजिट ट्रैवर्सिंग करते हैं तो अपना क्या करते हैं कि हम सारी विजिट नोड्स को चेक नहीं करते कि विजिट हुई है या नहीं, सिंपली अपना ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारी 5 से नोड अगली कनेक्टेड आ रही है वो पेरेंट नोड तो नहीं है ना उसकी, बस उसको हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा वो चीज वर्कआउट कर जाता है। तो बताओ इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अगर अर्थ के क्वेश्चन है सिंपल, बताओ फटाफट। ट्रैवर्स नहीं करते जाते हैं। किसी और के पास भी कोई अप्रोच हो तो बोल सकता है। ट्रैवर्स कर लेते हैं और सेट में स्टोर करा लेंगे। ट्रैवर्स कैसे कैसे करते रहे और कैसे किस चीज को सेट में स्टोर करवाना है, सारा कुछ बताना। नोड्स को सेट में स्टोर करा लेते हैं, और मतलब अगर कोई नोड पे रिपीट हो जाएगा तो फिर वो साइकिल एग्जिस्ट करता है उसमें। नहीं एज तो हमने क्रिएट करनी है ना, हमें ये नहीं चेक करना कि साइकिल एज साइकिल है ऑलरेडी, कोई साइकिल नहीं है हमारे पास। हमने एक एज ऐड करनी है, इमेजिनरी एज, जिससे हमारी जो साइकिल बन जाए इमेजिनरी एज ऐड करने से वो लार्जेस्ट साइज की हो साइकिल। ओके हाँ, तो अब बताओ। बोल प्रज्वल। सोच रहा हूँ, आइडिया तो लग नहीं रहा वैसे कुछ। चलो मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली हमें दो लीफ नोड के बीच में एजेस ऐड करने में बेनिफिट होएगा सबसे लार्जेस्ट साइकिल का। अब हमें क्यों कि देख 5 और 3 के बीच में ऐड करूंगा तो हमारी साइकिल बन रही है 4 साइज की, बट मैं 7 और 3 या 8 और 3 या 6 और 3 के बीच में ऐड करूंगा एज, तो हमारी एक एक्स्ट्रा नोड मिल रही है हमें लीफ वाली। तो बेसिकली 2 लीफ नोड के बीच में एज ऐड करनी है हमने बेसिकली, तो वो बना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये बात भी ठीक है। हाँ, अब हमें एनआरई ट्री तो गिवन है, बट हमें ये नहीं बताया कि रूट कौन सी होगी उसकी। तो हमें सिंपल रैंडम ट्री गिवन है कि अपने ये नंबर की हमारे पास नोड्स है, ये वाली नोड इस नोड से कनेक्टेड है। जैसे इसमें तो जैसे हमें दिख रहा है कि 1 है रूट, बट मान लो 1 नहीं है तो रूट क्या करोगे। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि किसी भी एक रैंडम नोड से हम क्या करते हैं कि ट्रैवर्स करते हैं और हम लार्ज मतलब फादर डिस्टेंस की नोड निकालते हैं कि कौन सी नोड सबसे दूर है। लाइक 2 हम मान लो डीएफएस मतलब ट्रैवर्सिंग 2 से शुरू करें तो हमारी सब कौन से नोड का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, बताओ भाई।
मतलब वैसे तो 7 या 8 कोई भी ले लें या 6 भी। 3 6 7 8 चारों का ही सेम है डिस्टेंस। चारों का ही सेम है सर। ठीक है भाई 6 मान लेते हैं हम। हम्म, तो 6 वाले से ना दोबारा हम ट्रैवल्स करेंगे और सबसे दूर की नोड निकाल लेंगे। तो 6 से अब सबसे दूर डिस्टेंस पे नोड कौन सी है बताओ? 6 से तो 3 लग रही है। 3 है, हाँ 3 ही है आंसर। तो 6 और 3 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि सबसे दूर की हमें नोड चाहिए और जो लास्ट नोड हमारी विजिट होगी हमारी ट्रैवर्सिंग में वही हमारी लीफ नोड होती है। तो उसका हम डिस्टेंस चेक कर लेंगे कि ये सबसे दूर वाला डिस्टेंस पुरानी डिस्टेंस से ज्यादा है या कम है, वैसे करके। ठीक है, ठीक है। अच्छा मतलब बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो भी नोड गिवन है उससे पहले जो सबसे दूर डिस्टेंस है उस पॉइंट पे चले जाओ, फिर उस मतलब पॉइंट से किसी दोबारा भी रैंडम नोड से फादर्स नोड निकालो, वो हमारी नोड एक नोड होगी एक और नोड होगी उसी और वहां फादर्स से नोड से उसी हाँ समझ गया। दोबारा ट्रैवर्स करके एक फादर्स नोड निकाल लो, वो हमारी दूसरी नोड होगी। उन दोनों के दूसरी बीच में नोड जब हम एज बराबर। ऐड करेंगे तो वो हमें मैक्सिमम लार्जेस्ट साइज साइकिल देगी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है समझ गया। मतलब ये हर बार ही काम करेगा ठीक या है, कुछ हर बार काम करेगा ये? हाँ 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 क्यों नहीं करेगा, मतलब सिंपल सिंपल आइडिया ही तो है ये कि वैसे तो ये 2 से मतलब हाँ हाइट ही निकालना होगा हाँ बेसिकली, लाइक बोल बोल। 6 से तो मतलब हाँ फारदेस्ट हाँ हाइट ही निकालना है, बट अभी ये है कि हमें रूट नहीं गिवन तो हम ठीक है रैंडम नोड लेके हम बेसिकली हमने यही करा है कि लीफ के डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं सारे हम्म। सारे। और अब हमने क्या करा कि हमें सारे लीफ के डिस्टेंस निकालने से बढ़िया हमें कह रहा है कि एक पर्टिकुलर लीफ का डिस्टेंस निकाला और उसी से फादर्स लीफ का डिस्टेंस निकाल दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, कि हम हर एक लीफ का डिस्टेंस निकाल लें और उसके दोनों लीफ के अपने कॉमन पेरेंट से अपना कंपेयर करते रहे और अपने हर एक साइकिल का साइज चेक करें। बट वो क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर नोड से एक लीफ फादर्स नोड निकाल ली और उस फादर्स नोड से अगली फादर्स नोड निकाल ली, तो 2 फादर्स नोड आ गई हमारे पास। तो उन दोनों के बीच में जब हम ऐड करेंगे तो हमें लार्जेस्ट साइज ऑफ साइकिल मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका कोड देख ले एक बारी। हाँ देख लेते हैं। हाँ तो मेन फंक्शन पे आ जाओ, पेज लाइन नंबर 19। हाँ आ गया। सबसे पहले तो हमने यूजर से अपना एंटर करवाया कि हमारे में कितनी नोड्स होगी। अच्छा ठीक है। हाँ ये और वेक्टर मतलब मतलब कराना पड़ेगा। हाँ हैकर पे क्या होता है कि आपको मतलब जीएफजी पे तो फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती है जनरली, हाँ हैकर पे फंक्शनल नहीं होती है, आपको सारा ही खुद करना होता है। ठीक है। इनपुट लेना, आउटपुट देना, सारा कुछ आपको खुद करना है। तो अब मैंने क्या करा कि मैप में अपने नोड्स मैंने स्टोर करवा लिए बेसिकली एडजेंसी लिस्ट बना के। हाँ ठीक है। तो अपना और अपना देख इसमें डायरेक्टेड नहीं है क्योंकि ग्राफ नहीं है, तो हमने कह रहा है एमपी ऑफ यू में भी अपना वी डाल दिया और वी में भी यू डाल दिया हमने। बाय डायरेक्शन से ठीक है। हाँ अभी इनिशियली हमने डिस्टेंस इनिशियलाइज कर दिया 0, जो भी हमारी कोई रूट माननी, कोई भी रैंडम नोड को हमने रूट एज्यूम कर लिया, जैसे मैंने 1 एज्यूम कर रखा है। अच्छा ये खुद ही assumption लेनी है क्या? बेसिकली 1 लेने का assumption मेरा ये रीजन था कि देख हमारे पास मिनिमम 1 नोड तो होगी ग्राफ में, ये कांस्टेंट गिवन था हमें। तो 1 होगी तो ठीक है, अब मैं 2 ले लूं तो बाय चांस 1 नोड निकल गई तो वो मेरे को सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा। हाँ ठीक है। तो उस केस के लिए फिर मैंने 1 ही ले लिया। 1 तो हर एक में होगी तो 1 को रूट मान लिया मैंने तो भाई। और ए मैंने वो नोड मान ली जो मेरी फादर्स नोड होगी। अच्छा मतलब जो अभी क्योंकि तो अभी तो ट्रेवल्स डिस्टेंस करके 0 है। निकालेगा। हाँ अभी तो चल ठीक है, मतलब ट्रेवल्स करके हाँ तो निकालेगा अभी डिस्टेंस डिस्टेंस 0 0 है। है तो और ये जो उसके बाद पैरामीटर है 0, -1 हो गया। -1 तो हो गया हमारा 1 का पेरेंट। क्यों मैंने बताया ना अभी कि ठीक है। हाँ वापस ना चले जाए तो वो पेरेंट के लिए -1 वो हो गया। और 0 हो गया प्रेजेंट डिस्टेंस, बेसिकली जो डीआईएस है वो तो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया कि अभी तक ए का जो हमने फादर्स नोड कोई भी कैलकुलेट करी है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है वो, और जो उनसी नोड पे हम अभी प्रेजेंट है उसका डिस्टेंस कितना है। अच्छा और यदि हमारा जो 0 वाला डिस्टेंस है वो 20 से बड़ा हो जाएगा तो हम कह रहे हैं जिसको 0 उस वाले डिस्टेंस से अपडेट कर देंगे। एक बार हाँ, डीएफएस ठीक है। फंक्शन पे आ रहे हैं। डीएफएस फंक्शन पे ठीक है आगे। पेन लाइन नंबर 3 देखो, इसमें ए और जो डीआईएस है हमारा वेरिएबल, इन दोनों को मैंने रेफरेंस by बाय reference। रेफरेंस लिया है। ठीक है। लिया है तो बेसिकली ये कि ये हमारे जनरल पूरे स्टैटिक वेरिएबल है, इसको चाहे ग्लोबल डिक्लेयर कर लो चाहे जैसे मर्जी कर लो। हाँ वो तो एक ही चीज है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि यदि मेरा डी डिस्टेंस से बड़ा है तो मैंने क्या करा डिस्टेंस को अपडेट कर दिया डी से, और जो हमारी प्रेजेंट नोड है
उसको ए से, ठीक मतलब है। ए है जो हमारी मतलब फादर्स नोड होगी उसको ए से कर दिया। फिर मैंने क्या करा कि हमारी उस नोड से कितनी नोड सिलेक्टेड है उसका साइज निकाल दिया हमारे वेक्टर से, हाँ मतलब उसके जो सारे वेक्टर में नेबर्स हम स्टोर कर रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। और अब मैंने क्या करा कि 13th लाइन में मैंने चेक करा कि यदि वो नोड पेरेंट के इक्वल नहीं है, क्योंकि पेरेंट हुआ तो वो वापस चला जाएगा, तो अपने केसेस वो तो रिपीट होने लग जाएंगे और वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो अपने सिंपल हमने दोबारा फिर डीएफएस करा हमने और D+1 कर दिया, क्योंकि अब जो सी नोड होगी उसका डिस्टेंस तो ज्यादा ही होएगा ना पेरेंट से। ये चीज बताइए, मैप ऑफ n कोमा n क्यों रखा है यहाँ पे? देख एमपी ऑफ एन से तो मेरा वो वेक्टर आ गया कि मेरे पास सारी नेबरिंग नोड्स आ गई ना उसकी, एमपी ऑफ एन से। बेसिकली एक बार एक ग्राफ पे आ, मतलब जैमबोर्ड पे आ। बेसिकली मैप में जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल होता है एफ, फर्स्ट मान ले और इसको सेकंड मान ले, तो 1 में मेरा स्टोर होएगा 2 और 3, 2,3। 2 में मेरा स्टोर होएगा 1, 4, 5। 1 4 5 ठीक है। हाँ, तो मेरे को 2 वाला वेक्टर असेस करना है, तो मेरे को करना पड़ेगा एमपी ऑफ 2, मतलब मैप हाँ 2। वहाँ पर n और- वही तो समझ गया ना, n से कैसे हो रहा है ये तो, क्योंकि ये तो बेसिकली जो 2 तो मेरी एन वाली नोड है, जो 2 है वो मेरी एन वाली नोड है ना, नीचे आके अच्छा फंक्शन ए में था क्या वो? ठीक है 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 ए था ना वो। नहीं क्या? मैं तुमने क्योंकि ना यहाँ पे इंट ए यहाँ साइड में लिखा हुआ है ना, वहाँ से कंफ्यूजन है, क्योंकि अच्छा, नीचे वो तुमने ला- पहला पैरामीटर। हाँ ठीक है डिस्टेंस की वजह से हो गया ना, वो ठीक है ठीक पेज है साइज की वजह से। हाँ समझ गया ठीक है फिर मैं। ठीक है, हाँ तो ये ठीक क्वेश्चन क्लियर है। है। एक सेकंड मुझे वो क्लियर तो है ही। हाँ ठीक है हो गया, समझ गया मैं, मतलब वही बेसिकली कंफ्यूजन। 30 पे हमने करा वन रैंडम एक नोड से फादर्स नोड निकाल ली ए में, फिर हमने बी में अपना ए से करके डीएफएस फादर्स नोड निकाल ली और हमने आखिरी में सी आउट कर दिया ए एंड बी। ठीक है ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रीड कर। एक सेकंड नीचे ये nodes in a subtree. You are given a rooted tree that contains n nodes. Each node contains a lowercase alphabet. You are required to answer Q queries of type U, C, where U is an integer and C is a lowercase alphabet. The count of nodes in the subtree of the node U containing C is considered as the answer of all the queries. चलो ठीक है भाई, अब हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो सैंपल इनपुट है ना उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ तैयार करेंगे, अच्छा। मतलब जो ट्री है ना वो उसको तैयार करेंगे। ठीक है, हम्म। एक सेकंड बस। हाँ तो ठीक है भाई, बता इनपुट कैसे कैसे है। First line, two space separated integers n and q. Second line, हाँ तो एन साथ साथ अपना सैंपल इनपुट भी बताता रहे ना, दोनों को कंपेयर करते रहेंगे। फर्स्ट अच्छा लाइन में अपना बेसिकली 3 नोड्स है, इसने ये बता दिया कि 3 नोड्स है हमारे पास और एक क्वेरी होगी। हम्म और सेकंड लाइन ने हमें बताया कि जो हमारे पास स्ट्रिंग एस है ना, वो हमें हर एक ith कैरेक्टर उसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर है तो हमारा फर्स्ट नोड पे जो सी वैल्यू रहेगी ना वो रिप्रेजेंट कर रही है। and then where the ith character of s represents the character stored in the node I. अच्छा हाँ, और नेक्स्ट n-1 लाइंस हमारी क्या होगी, 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स u and हाँ, t जिनके बीच में एज है। ठीक है तो अब हमारा ग्राफ कैसा है, मतलब ट्री कैसे गिवन है, 1 2 और 3 ऐसा ट्री है हमारे पास। हाँ जैम बोर्ड पे आ गया। जैम बोर्ड पे आ गया, पेज नंबर 2 पे। हाँ ठीक है आ हाँ गया। हाँ, हाँ ठीक है आ गया। अब हमारे पे को क्या गिवन है, 1 में हमारा ए स्टोर है, हम्म। ये स्टोर है, 2 में हमारा बी स्टोर है, ये स्टोर है, 3 में है, सी सॉरी ए ही है। यही है। हाँ हाँ, 3 में हमारा ए स्टोर है और हमारी क्वेरी है कि हमें 1 जो हमारा ट्री है उसके अंदर कितने ए है वो कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे इसमें 2 है हमारे पास, एक 1 के पास और एक 3 के पास, 3 के पास। तो हमारा आंसर आ गया 2। देखो 2 ही होगा शायद आंसर, सैंपल आउटपुट में एक हाँ 2 ही है। हम्म।
तो बताओ, क्वेश्चन समझ आया? पहले बात तो ये बताओ। क्वेश्चन आ गया, लाइक पहला पैरामीटर जो है सबसे पहले लाइन में, वो तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, और जो दूसरा पैरामीटर 1 है वो मतलब जो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो निकालना है हमें। नहीं 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 नहीं, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन का सेकंड वेक्टर है वो तो हमें क्वेरीज बता रहा है ना। जैसे क्वेरीज वाले क्वेश्चन होते हैं कि कितनी क्वेरीज होगी आपकी, कितनी बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा कुछ, वो चीज होगी ना। अच्छा ठीक है, 1A जैसे यहाँ पे 4 होता ठीक है, तो 1A या 2A या 3B ऐसे करके कुछ भी आ जाता। ठीक है। हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ आएगा कि क्वेश्चन ने हमें क्या कैलकुलेट करने को कहा है। हाँ ठीक है, मतलब 1 2 1 मतलब 3, क्या है? ये 1 2 1 3 और 1 है, ये चीज मतलब इधर ट्री बनाया वही है ना। 1 2 और 1 3 तो हमारी एजेस होगी। हाँ ठीक है, अब क्योंकि n-1 9 तक हमारी एजेस चलनी है, तो 3 हमारा n हमारा 3 था, तो 2 लाइंस तक तो हमारी चली एजेस 1 2 और 1 3। ठीक है, और लास्ट लाइन में हमारी एक क्वेरी आ गई, क्योंकि क्वेरी की वैल्यू हमने 1 डाली क्वेरी 1 थी। ठीक है, हाँ, मतलब तो A क्वेरी हमारी फाइंड किस टाइप की है? पहला एक तो अक्षर है, मतलब जो पहला एक इंटीजर वैल्यू है वो तो हमारी है नोड वैल्यू, मान ले 2 या 1 2 3 डाल सकते हैं इस केस में हम। और एक हमारा है सेकंड है कैरेक्टर, जो कि है A। जैसे इसमें A है तो हमें जैसे 1 के कोरस्पोंडिंग जो भी हमारा सब ट्री बना हुआ है ना, उसके अंदर जितने भी जगह A आ रहा है हमारे पास, वैल्यू स्टोर्ड A है, वो हमारा आंसर है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे तो चल पूरा ट्री सब ट्री वाला हो गया, तो इसके कोरिस्पोंडिंग हमें A फाइंड आउट करना है कितनी बार आ रहा है इस सब ट्री में। ठीक है, अब इसमें तो इन्होंने रूट ही दे दिया हमें। हाँ चलो वो तो ठीक है, अगर 3 भी देते तो 1 आ जाता फिर उस केस में। 3 दे देते तो 1 आ जाता, 3 के अंदर A देते तो 1 आ जाता, 3 हाँ B ठीक दे है, देते तो 0 आ जाता। ठीक है वही। हाँ, तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? एक तो वही नॉर्मल ट्रावर्सली, मतलब वो तो या तो हम हैश मैप पे काउंटर कर लें, मतलब हाँ वही करेंगे, हैश मैप पे पहले एक बार काउंटर मेंटेन कर लेंगे हर एक हाँ, सब फिर ट्री का। बाद में O1 में सारे फेंक देंगे जो भी पूछेगा। हाँ वही करेंगे एग्जैक्टली। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हर एक नोड पे हम विजिट कर रहे हैं, और हमारा मैप किस टाइप का है, उसमें ना 26 वो मतलब वेक्टर में ना 26 साइज से वेक्टर है, मतलब हर एक नोड के कोरस्पोंडिंग 26 साइज से वेक्टर बन रहा है हमारा ABC के बेसिकली जो डिनोट कर रहा है। हाँ ठीक है, समझ A गया। के कोरस्पोंडिंग की सब ट्री में कितने A आ रहे हैं, B के कोरस्पोंडिंग कितना सब ट्री में B आ रहे हैं, वैसे। अच्छा तो डायरेक्ट इसको कोड से रिलेट करते हुए अपना समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका एक बार कोड पे आ जा, आ गया। कौन से लाइन लाइन नंबर 20 आ गया। हाँ ठीक है, मेन फंक्शन। सबसे पहले हमने n नंबर ऑफ नोड्स, क्वेरी और स्ट्रिंग इंसर्ट करवा लिया हमारा। उसके बाद हमने क्या करा, हमारी एजेस इंसर्ट करवा ली यूजर से। ठीक है, बेसिकली जैसे हमने ऊपर एजेस क्रिएट करी थी वैसे हमने नीचे एजेस क्रिएट कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने एक और वेक्टर क्रिएट करा, मेरे ख्याल से इसमें ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है लाइन नंबर 3 पे, वेक्टर और वेक्टर इनफ्रीक्वेंसी के नाम से। हाँ वेक्टर इनफ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, तो इसमें मैंने क्या करा, असाइन कर दिया कि n+1 बेसिकली जितनी हमारी नोड्स हैं उससे 1+1, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ n लिखा जाए ना, क्योंकि 0 से शुरू होती है इंडेक्सिंग। अच्छा ठीक है। और हमने 26 साइज का हर एक के कोरस्पोंडिंग वेक्टर क्रिएट कर दिया, जिसमें हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, समझ गया। हाँ, अब हमें इसमें क्वेश्चन में ना एक चीज मिसिंग है कि 1 ना हमें रूट गिवन है, 1 ये मान के चलो। अच्छा ओके, हाँ ये मान के चलो, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी अंडरस्कोर कैलकुलेटर से हमने कह रहा पहले हमने सारी हमारे ट्री में जितने भी जहाँ पे एजेस लग रही है ना, सारी जगह हमने वो वैल्यूज कंप्यूट कर ली। तो लाइक हमने लाइन नंबर 6 में देख, हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यू, मतलब इस कैरेक्टर पे जो भी मेरी वैल्यू कैरेक्टर आ रहा है, देख इंट ऑफ s ऑफ u -1, -1 बेसिकली s ऑफ 0 हो जाएगा। हाँ, बेसिकली स्ट्रिंग के कोरस्पोंडिंग आ गया ना, वैल्यू कौन सी स्टोर है मेरी स्ट्रिंग में, ठीक है, मतलब 1 मेरा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर में कन्वर्ट हो गया वो तो, ठीक है। हाँ बेसिकली नंबर में कन्वर्ट कर दिया -a करके, और हमने फिर प्लस करके अपना 0 को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी कि लाइक a इतनी बार आ गया। हाँ उसके बाद हमने क्या करा, उसके अंडर सब ट्रीज को ट्रैवर्स किया, और जब हमने अंडर सब ट्रीज को ट्रैवर्स कर लिया उसके बाद क्या होगी, जो भी मेरी सब ट्रीज में वैल्यूज आ रही है वो मतलब बेसिकली मेरे सब ट्री में भी आ रही होगी वैल्यू, मतलब मेन मेरा ट्री है, लाइक एक बारी पेज नंबर 1 पे आ, जैमबोर्ड जो मेरा पुराना, हाँ जो मेरा पुराना ट्री था। हाँ आ गया। तो इसमें देख जो वैल्यूज मेरी 2 के लिए आ रही है,
वही सारी वैल्यूज मेरी 1 में भी तो जा रही है, 1 में भी तो जा ही रही है। हाँ हाँ, तो यही चीज मैंने क्या करी है, लाइन नंबर 14 और 15 में करा है कि अपना हर एक की जो मेरी सब ट्री की वैल्यूज गई है ना, A B C D E F G मतलब 20 अप टू Z, वही सारी मैंने क्या करा उसके पेरेंट ट्री में भी डाल दी। पेरेंट ट्री में भी डाल दी। क्योंकि यहाँ से हमने यू के चाइल्ड्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना। बात तो सही है। हाँ, तो हमने सिर्फ वही किया। ये क्वेश्चन है, एक बार ये ऐसे क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार इसको खुद ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, तो ठीक कह रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार वो क्लियर कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा एक बार। ओवरव्यू आ गया, मतलब एक हाँ वेग आइडिया हो गया, एक अच्छा मतलब बढ़िया क्लियर आइडिया दे दिया तुम्हें। हाँ, ये तो एक बार इसको खुद कोड करोगे तो हो जाएगा, इजी है। तुमने क्योंकि सेम क्वेश्चन तुमने बहुत बारी कर चुके हो पहले, बट इनमें बस लैंग्वेजेस का थोड़ा चेंज है कि इसमें अब इनपुट आउटपुट वगैरह सब हमने खुद करना है। अब हमने क्या करा, वाई क्यू माइनस मतलब जितनी भी क्वेरीज है हमारी वो करा हमने, मतलब यूजर सेंटर क्वेरीज, और हमने सी आउट कर दिया अपने उन क्वेरीज को और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, क्यों फ्रीक्वेंसी हमने क्या सारे की कैलकुलेट कर ही ली थी। तो ठीक है ये क्वेश्चन फिर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मतलब आइडिया तो हो गया, बाकी ट्राई करता हूँ। हाँ ट्राई करके एक बार ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली ठीक है, एक बार प्रज्वल रीड करिए क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टरी क्वेश्चन। You are given a directory tree of n directories folders. Each directory is represented by a particular ID which ranges from 1 to n. The ID of the root directory is 1. Then it has some child directories. Those directories may contain some other ones, and it goes on. Now you are given a list of directory IDs to delete. You need to find the minimum number of directories that need to be deleted so that all directories in the given list get deleted. Note that if you delete a particular directory, all its child directories will also be deleted. ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें भी क्या गिवन है कि हमें ट्री गिवन है। इसको मैं इसमें भी एक बार पेज नंबर 3 पे आओ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ, जैमबोर्ड के पेज नंबर 3 पे आओ जो आगे। हाँ, तो हमें क्या गिवन है कि हमें एक ट्री गिवन है इस फॉर्म में। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब हमें पेरेंट्स गिवन है हर एक के, तो हम इसमें में अपना ट्री क्रिएट कर सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्री क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा है अपना कि ना हमें वैल्यूज दे दी गई है कि आपने ना ये वैल्यूज डिलीट करनी है ट्रीज में, लाइक अपना 6 करना है डिलीट, 5 डिलीट करना है, 2 डिलीट करना है, 4 डिलीट करना है। अब देखो ये था ना कि तू कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करे कि तेरा देखो जो गिवन वैल्यू है वो साइड वैल्यू डिलीट हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में यदि हम 2 और 5 को डिलीट करें तो 4 और 6 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और सिर्फ 2 को ही डिलीट कर दे हम तो 4 5 6 सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। बट फिर उस केस में ये होगा 2 को डिलीट करते 7 8 भी तो हो जाएगा, जो हमें डिलीट ही नहीं करना। उससे हमें फर्क नहीं, हमें सिर्फ ये है कि मिनिमम डिलीशन करनी है, बट ये भी नहीं है कि हम सिर्फ रूट को डिलीट कर दे। डिलीट सिर्फ वही वैल्यूज कर सकते हैं जो हमें गिवन है। हाँ वो तो सर ठीक है, सही बात है। क्योंकि देख क्वेश्चन में अपना नोट पे देखना ये लाइन पढ़। हाँ नहीं वो तो नोट में लिखा था, ठीक है। हाँ क्योंकि 2 को मैं डिलीट करूंगा तो मेरा 7 और 8 तो हमेशा जाएगा ही जाएगा। बट अब ये हो सकता है ना कि इसका एक आंसर ये हो सकता है कि 4 भी हो सकता है कि पहले मैंने 6 को डिलीट करा, फिर मैंने 4 को डिलीट करा, फिर मैं 5 को डिलीट करूँ, फिर 2 को, तो मैंने 4 बार ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया डिलीशन का। हाँ सही बात है। वैसे भी अगर 2 को डिलीट करेंगे तो 5 तो जाएगा ही जाएगा, मतलब। हाँ, तो बेसिकली वही कैलकुलेट करना है कि हमें कौन सी नोड कितनी मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स को डिलीट किया जाए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं प्रज्वल की अब हम ट्री की ट्रैवर्सिंग शुरू करते हैं। लाइक मैंने 1 पे गया, 1 से ट्रैवर्स करा, 1 से 2 पे गया। अब यदि मेरी 2 नोड एग्जिस्ट करती है कि मेरे को डिलीट करनी है तो मैं आगे और नोड्स पे नहीं जाऊंगा। आगे और नोड्स पे जाना ही क्यों, बात भी सही है। हाँ, अब मैं फिर सीधा 3 वाली साइड पे जाऊंगा। यदि डिलीट करना है तो करो, नहीं कोई जो अपने को जो गिवन है उनमें से कोई एक नोड जो सबसे पहले मिल गई वही कर दो बस, क्योंकि बाकी तो उससे नीचे ही होंगी सारी। बेसिकली पूरा ट्री ट्रैवर्स करना है हमने, बट हमें 2 से आगे उस नोड के आगे ट्रैवर्स ही करने का फायदा नहीं, क्यों उसकी सब ट्री की सारी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो हम ये निकाल लेंगे ना कि हमें कितनी बार डिलीट करना पड़ा। लाइक कि इसमें मैं अपना हल्का सा चेंज करके कह दूं, मैंने डिलीट करना है 5 8 4 और 3।
5, 8, 4 और 3। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने क्या करा, 1 पे ट्रैवर्सिंग शुरू करी, 2 पे आया, 2 पे ट्रैवर्स किया, फिर मैं 4 पे आया। 4 को डिलीट करना है तो मैं आगे जाऊंगा ही, चाहे यहाँ पे वॉइड हो चाहे जो मर्जी हो। तो मेरा एक काउंटर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। फिर मैं गया 5 पे, 5 भी डिलीट होना है मेरा, तो मैं सिर्फ 5 के आगे जाऊंगा ही नहीं, चाहे नल हो चाहे जो मर्जी हो। तो मेरा फिर से इंक्रीमेंट हो गया काउंटर 2 से। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या करा, 3 पे गया। ठीक है भाई, अब मैं 3 पे आ गया, तो 3 भी मेरी डिलीशन में रिक्वायर्ड था, तो 3 को भी उड़ा दिया। तो मेरे 3 नोड्स में मैंने सारी नोड्स अपनी डिलीट कर दी जो नहीं, मेरे को required थी। एक चीज है कि जैसे कि अगर 3 की जगह में 6 करना होता तो टेक्निकली तो 2 के डिलीट होने के बाद सारा काम हो गया, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई नोड रह गई या अभी मतलब सारी डिलीट हो तो गई? हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ ना, तो हम तो पूरे 3 ट्रैवर्स कर रहे हैं। हम्म, एक बार तो हमने पूरा 3 ट्रैवर्स किया ना, जैसे अच्छा। 2 तक आए। इस बार हम 2 को डिलीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। एक बार अगले पेज पे आ जा, ये पेज थोड़ा गंदा हो गया, 4 पे आ जा। आगे अगले पेज सपोज, क्योंकि देख हमने यहाँ पे 4 को डिलीट करना था, 5 को, 3 को और 6 को। ठीक है, तो बिल्कुल। जब मैं 4 पे तो गया, 5 पे भी गया, बट मैं 6 पे नहीं गया 6 एक बार भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, बिल्कुल। हाँ अब यदि ये नोड यहाँ पे प्रेजेंट ही ना होती, मान ले नोड यहाँ पे प्रेजेंट होती, तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप आ जाता जो मैं एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। अच्छा, मतलब अगर 3 की जगह 7 होता तो वहां पर एल्गोरिदम ही मतलब खत्म हो जाता, बेसिकली 3 तक जाने की नौबत ही ना आती। हाँ, बट अगर 3 मैं क्या बचा कर रहा हूँ है, कि जिस नोड को मैंने डिलीट कर दिया ना, तो मैं हाँ, उससे आगे ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, क्योंकि सब चाइल्ड्स उसके सारे वैसे डिलीट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। बेसिकली मैं अपने मेन ट्री को ट्रैवर्स करके बेसिकली वो नोड्स तक जा रहा हूँ जो मेरे पास जो सी भी फर्स्ट नोड आ जाएगी ना कि ये नोड आपकी डिलीट होगी, तो मैं उससे आगे ट्री उसके साथ चाइल्ड को ट्रैवर्स नहीं करूंगा। फिर एक बार तो बेसिकली सारा नोड ट्री, अगर मान लो 3 चाहे आंसर में ना भी होता, बट हम एक बार तो वहां जाके चेक करते ही कि हमारी कोई वैल्यूज बची है कि नहीं। नीचे नहीं हाँ, जाते, ऊपर तो जाते ही। हाँ ठीक है, वही हाँ, वही वही तो कह रहा हूँ, नेबर्स हम नेबर पे हर एक पे जाएंगे, हाँ बट ठीक। उसके चाइल्ड्स पे नहीं जाएंगे जो हाँ, नोड हमने डिलीट कर दी। ठीक है ठीक है, समझ गया। सिबलिंग्स पे भी जाएंगे, कजन्स पे भी जाएंगे, बट चाइल्ड्स पे नहीं जाएंगे उसके। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब अपना इनपुट रीड करें एक बारी, कैसे कैसे इनपुट ले रहे हैं इस क्वेश्चन में हम। Input, ये the first line of input contains an integer n that denotes how many folders are there. ठीक है. The next line contains n space separated integers that where the ith integer denotes the id of the parent of the directory with id I. Note that the first integer will be -1 as 1 is the id of the root folder and it has no parent. The rest of the integers will not be -1. The next line contains an integer m that denotes how many directories you need to delete. The next line contains m space separated integers that denote the IDs of the directories you need to delete. ठीक है, तो एक बार ये अपना उस पे आ जाओ मेन फंक्शन पे। एक सेकंड, मेन फंक्शन हाँ आ गया, लाइन नंबर 18। हाँ आ गया। हमने सबसे पहले बंदे से नोड्स हमारी इंसर्ट करवाई, हाँ वही, हमने पहली वैल्यू फालतू में इंसर्ट वाली, हमें पता है ये 1 की हमेशा -1 ही आएगी, तो हमने फटाफट एक ही बार इंसर्ट करवा के उसको साइड रख दिया। अच्छा। फिर हमने कह रहा 2 से अपनी ट्रैवर्सिंग शुरू करी और हमने एमपी ऑफ यू मतलब बेसिकली हमारा ग्राफ मतलब ट्री हमने क्रिएट कर दिया हमारा, जैसे हमने ऊपर ट्री क्रिएट किया था। हाँ वही, बट इसमें हाँ ठीक है, वही है। हाँ सेम ही चीज है। अब मैंने काउंट इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है, और एक मैंने ना बुलियन वैल्यू एरे क्रिएट कर ली सारी नोड्स की, जिस नोड को मैंने डिलीट करना है उसको मैंने ट्रू कर दिया। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में सारी फॉल्स रहेंगी बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग में मैंने फॉल्स कर दी। कई बार ना क्या होता है, मीम सेट जो हम यूज करते हैं ना, वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का फंक्शन, उसमें ना कई बार एरर आ जाता है। जैसे मैं del ऑफ i इक्वल मतलब मीम सेट से कर रहा था कि मीम सेट del कोमा फोर्स कोमा साइज ऑफ del लगा के, उसमें एरर आ रहा था, तो मैंने कह रहा कि पूरा लूप ही लगा दिया, क्योंकि दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही है। मीम सेट से वैसे 0 और -1 ही होती है बस। नहीं, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता। चलो कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है। हाँ, तो मैंने कह रहा अपना 32 और 33 में अपना सारे वैल्यूज को मैंने इनिशियली फॉल्स कर दिया, और उसके बाद मैंने del ऑफ u हर जगह ट्रू कर दिया।
ठीक है। अच्छा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फंक्शन पे जा रहा हूँ, लाइन नंबर 39 से किस पे आ गया, मैं लाइन नंबर 3 पे। आगे। अब यदि मेरा देखो डिलीशन ऑफ n यदि ट्रू है तो मैंने सिंपली एक काउंट इंक्रीज करा और रिटर्न कर दिया, मैं उसके आगे चाइल्ड्स पे नहीं गया। हाँ, उसके नीचे जाने की क्या जरूरत है? हाँ, अब यदि डिलीट ऑफ n ट्रू नहीं है, मतलब वो नोड को मैं डिलीट नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पेरेंट्स के मतलब उसके चिल्ड्रंस के पास जा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, के लगा के उसके नेबर्स फाइंड करे। और देखो अच्छा इसमें एक चीज प्रज्वल नोटिस करी हो तुमने, लाइन नंबर 26 पे सिर्फ हमने एमपी ऑफ यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक आई करा, एमपी ऑफ आई डॉट पुश अंडरस्कोर हाँ, बैक यू नहीं करा। वही ये चीज मैं भी पूछने वाला था। तो इसमें मतलब जरूरी है कि मतलब हमें गिवन है ना इसमें कि वन हमारा पेरेंट है, हाँ हाँ मतलब हमें जिसमें पता ही नहीं होगी, मतलब हमें पता है ना कि वन रूट है। अब कई क्वेश्चन में कि हमें रूट ही नहीं पता कौन सा क्या है, लाइक जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हाँ, इसमें हाँ, मतलब बिल्कुल। फादर्स नोड वाला था, उसमें हमें पता ही नहीं था रूट कौन सी है। हम्म, तो उस केस में हम अपना दोनों साइड रखने पड़ते हैं हमें, कि हर एक नेबर हर एक पॉसिबल हमें कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ता है। बट इसमें हमने क्या करा, सिंपल एक ही अपना जो उसका चाइल्ड वाली वैल्यू है वो पुश करी है, पेरेंट हमने पुश ही नहीं करा। तो पेरेंट पुश नहीं किया तो हमने सिंपल लाइन नंबर 13 पे चले गए, हमने इससे पहले इफ लूप लगा के चेक इन करे कि वो पेरेंट है या नहीं। अच्छा। ठीक है, हम्म। तो क्वेश्चन क्लियर है ये भी, मतलब क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों। हाँ, मतलब यही कर रहा है, मतलब लास्ट और लगभग सब में यही चीज कर रहे हैं, बार बार उसके चाइल्ड्स को विजिट कर रहे हैं। आज 6 क्वेश्चन होने हैं, 6 के 6 क्वेश्चनों में हाँ, सभी का कंसेप्ट सेम है। वही। मतलब कोड भी देखोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हें सेम मिलेगा, बस कहीं पे कोई कंडीशन की वो एक दो कंडीशन स्टेट कर दी, कहीं पे वेक्टर यूज हो गया, कहीं पे काउंट यूज हो गया। सही है। अब जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे। ये थोड़ा ट्री टाइप आ गया ना। नहीं मतलब जो अभी तक क्वेश्चन हमने आज किए सॉरी, हाँ, डीएफएस वगैरह, मतलब ग्राफ से आ गया थोड़ा सा रिलेशन। हाँ, अगला क्वेश्चन करेंगे वो हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा वो क्वेश्चन, पॉपुलेशन आउटबर्स्ट वाला। चलो ठीक है, ये तो क्लियर। तो फिर अगला क्वेश्चन रीड कर दे, पॉपुलेशन आउटबर्स्ट। ऐसे किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, तब वो क्लियर है ना सारा कुछ। चैट में सार्थक, चेतन, मानव, विपुल, रवीना। क्लियर, बढ़िया। पढ़ूंगा। प्रज्वल, हाँ। या A new species is trying to rule the planet. The species is creating their own population outburst to dominate other species. It all started with one single member of the species. The population increases in tree-like fashion, abiding by few rules as listed below. These are the rules. Single member is able to reproduce by itself. A new member is added to the population every minute. Every member is associated with integral name. Multiple members can share a common name. Every member has its own reproduction capacity, that is maximum number of children it can produce. Achha. A member can start to reproduce only if all other members older than it have exhausted their reproduction capacity. Level 0 in the family tree of the species comprise of single member at start of multiplication. Integral name of single member at the start is 0. The population grows level wise, where number of members at level I is dependent on reproduction capacity of members at prior level. बेसिकली इसमें हमें क्या हो रहा है कि अब रुक जा मैं बताता हूँ। हाँ, कि हमें क्या है कि एक हमें मेंबर दे दिया 0, इनिशियली हमें ये क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर दिया कि आपका जो सिंगल स्टार्टिंग में मेंबर है 0 है, पर हर एक बंदे के हमारे पास ना नाम गिवन होगा कि इस मिनट पे जो बंदा बोर्न हुआ है तो इसका नाम ये होएगा। अच्छा, ठीक है, तो अपना 0 जब रिप्रोडक्शन शुरू करता है ना, तो अपने क्या करते हैं कि पहले मिनट पे जो चाइल्ड रिप्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसके हमारे नाम भी होएगा, उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी होएगी। ओके, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, और साथ ही हमारे पास मान लीजिए जितनी इसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसने हर एक मिनट हमारे वो करता गया। तो यदि फर्स्ट वाला पहले बोर्न हो रहा है तो आगे वो रिप्रोड्यूस पहले करेगा, सेकंड वाला। अच्छा, फर्स्ट वाला जो होएगा, फिर सेकंड वाले की बारी आएगी, फिर थर्ड मिनट जो बोर्न हुआ है उसकी बारी आएगी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जितनी बार जो चाइल्ड बोर्न हो रहा है ना, हमें वो ये बताना है कि उसका अपना जनरेशन लेवल कौन सा है। कि बेसिकली
उसका जनरेशन लेवल, उसका सिबलिंग्स में उसकी रैंक कौन सी है और उसका पेरेंट कौन सा है। इसलिए हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है हर एक उसके लिए जो भी चाइल्ड बोर्न हो रहा है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसको एक बार इसके सैंपल इनपुट आउटपुट से ही समझते हैं इसको हम। एक बार इसका इनपुट रीड करियो। इनपुट 9 2 है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे 9 मिनट्स तक की हम चाइल्ड्स की वैल्यूज देखेंगे। 9 मिनट्स। हाँ मतलब इसमें जो इनपुट, एक बार इनपुट वाला फर्स्ट पैराग्राफ ही रीड करते, क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू क्या बता रही है। अच्छा वही इनपुट कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स 2 integers n or RCO representing the number of minutes we will be examining the population increase and the reproduction capacity। ये of the member at approach, मतलब जो ये RCO है ये पहले मेंबर की होगी ना रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब जैसे कि 2 होगी तो 2 मिनट तक वो, मतलब 1 मिनट में एक चाइल्ड, 2 मिनट में 2 चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद मतलब उसकी कैपेसिटी खत्म, तो अगले वाले जो आगे उसके बच्चे थे वो करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट n line contains 2 integers each, IDI और RCI representing the integral name and reproduction capacity of new member born at time I। अच्छा ठीक है, तो अब अपना इनपुट को रीड कर। हाँ जैसे कि 9 2 है तो सबसे अब इन सबसे जो पहला वाला है वो 1 ही होगा ना बेसिकली। 1 से स्टार्ट नहीं 0 से। अच्छा तो रूल में गिवन है ना। हाँ वही में कंफ्यूजन थी, रूल में तो 0 गिवन था ना। हाँ तब 0 की कैपेसिटी हमारे पास 2 है, तो अपने क्या करते हैं कि 0 के साथ ना हम 2 को रख के चलते हैं, नाम और उसकी कैपेसिटी को हम स्टोर करते चलते हैं। हाँ ठीक है, बंदे का नाम और उसकी कैपेसिटी, ठीक है 0 और 2 हमने स्टोर कर लिया। ठीक है इनिशियली मतलब उसको भी रीड करता है और साथ साथ जैम बोर्ड भी करता रहे, देखता रहे। ठीक है मैं करता हूँ। 0 से 2 हो गया। अब फिर 1 की बारी है, 1 से 1 पे 2 पे। तो 1 पे की बारी नहीं है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि जो 1 मिनट में चाइल्ड बोर्न हो रहा है तो उसका नाम 1 है और उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी 2 है। हाँ तो 0 का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका नाम है 1। हाँ 2 वही। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है 2। हाँ ठीक है। फिर 2 1 मतलब सेकंड चाइल्ड उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी 1। हाँ 2 और उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी 1। ठीक है, अब अगला है 5 2। तो ये 5 ये 2 आगे 4 1 सबको समझ आ रहा है ना कि मैं ट्री कैसे कैसे फॉर्म कर रहा हूँ। ये ट्री, हाँ वही बताना कि ये बाइनरी ट्री कैसे बन रहा है। फिर ये बाइनरी ट्री नहीं है बेसिकली, ये ऊपर वाले पेरेंट की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर बेस है। ये इसकी 2 कैपेसिटी थी 2 वाले की, 0 वाले की, तो हमारे इसके 2 चाइल्ड्स हो गए। अच्छा 1 वाले की 2 थे, इसके 2 चाइल्ड्स हो गए। अब जो तू अगला बोलेगा 4 1 के बाद वाला 1 है तो कैपेसिटी एक ही चाइल्ड होएगा बेसिकली। हाँ तो नाम क्या है इसका? एक सेकंड में खुद भूल गया। 2 1 के बाद ना 5 2 नहीं 5 2 तो हो गया। 5 2 4 1 10 0 1 के बाद 10 0। तो इसका नाम होगा 10 और इसके आगे चिल्ड्रंस ही नहीं होंगे, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है हाँ ठीक है, तो 5 2। तो अब इससे अगले का नाम क्या है? 10 0 के बाद 10 0 के बाद 15 0 इसकी भी कैपेसिटी खत्म भाई। फिर 21 0 इसकी भी खत्म और उसके बाद 23 1 इसकी है भाई। सही है भाई 23 1। आगे तो ये 4200 42 और हाँ 4200 ये। हाँ तो बेसिकली हमें ना 9 मिनट्स तक का करना, तो इसमें हमें सिर्फ 9 चाइल्ड्स ही दिए। अब ट्री में आके देखो तो हमारे पास टोटल 9 चाइल्ड्स है। 9 ही है भाई। हाँ तो 9 चाइल्ड्स आगे, तो ये देखो ऐसे ऐसे हमारा ये ट्री फॉर्म हुआ। ठीक है समझ गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली ये हमारा लेवल ऑर्डर ट्री नहीं फॉर्म हो गया कि हमने क्या कर रहे हैं कि क्यू में हमने पहले 0 2 डाला, तो जितने इसके चाइल्ड्स हैं मतलब जितने इसके मतलब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की वैल्यू है उतने हमने इसके चाइल्ड्स क्रिएट कर दिए और क्यू में डाल दिए। हाँ समझ गया। वो लेवल वाइज क्रिएट करते जा रहे हैं हम। अब हमें एनएरी ट्री हमसे हाँ ये एनएरी ट्री बनेगा। तो बेसिकली इसमें मैं ट्री ना फॉर्म करके सिंपल इसको लेवल की तरह देखो कि क्यू बनाते रह रहे हैं हम और अपने क्यू में वैल्यू पुश करते रह रहे हैं। क्यों देख सबसे पहले उसके ओल्डर की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म होगी तो इसकी बारी आएगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम की हमें क्यू कर देती है कि अपना सबसे पहले जो फर्स्ट आया है तो उसको पहले सर्व होएगा, उसके बाद आगे होएगा। ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हाँ जैसा हाँ हमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हर एक उसके लिए चिल्ड्रन के लिए हमें क्या बताना है उसका लेवल। जैसे यहाँ पे इसका लेवल आ गया 1, मैं 1 में चेक कर लूँ एक बार, 1 है इसका, 0 है, 0 है। मतलब पेरेंट को मतलब पेरेंट का बता रहे हैं कि 0 1 1 0 1 2। अच्छा सबसे पहले तो हमें पेरेंट का नाम बताना है। एक बार इसका आउटपुट रीड करियो प्रज्वल, क्या था मैं भूल गया। एक सेकंड। इसका आउटपुट 0 1 1 0 1 नहीं 2 नहीं मतलब ऊपर 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 पैराग्राफ था जो। एक सेकंड। n lines, each line containing 3 integers PLC representing पेरेंट लेवल और उसका वो रैंक उसकी name of siblings parent में। level at which and its ascending age wise rank among siblings। हाँ हाँ ठीक है। तो अब अपना क्या है, ठीक है। अब अपने देखो जो फर्स्ट चाइल्ड है इसका पेरेंट क्या है, 0। इसका पेरेंट तो कोई फर्स्ट वाला मतलब 1 2 जो है उसका पेरेंट 0 हाँ, तो हाँ ठीक है। ठीक है। और इसका उसका लेवल कौन सा है, 1। लेवल 1 है और और रैंक ये अपना सिबलिंग भी 1 ही होगी। हाँ रैंक 1 होगी, तो हमारा सबसे पहला आउटपुट आ गया 0 1 1 ठीक और इससे है। अगला कोई आ गया 0 1 2। हाँ वो मतलब अगले उसकी रैंक सिबलिंग के बस 2 हो जाएगी, बाकी हाँ तो सेम ही। और उससे अगला हो गया अपना 1 2 1 फिर से। 1 हाँ इसका पेरेंट 1 हो गया, लेवल 2 होगी और और इसका रैंक 1 होगी। ठीक है, तो लेवल और रिवर्सल ही हो गया एक टाइप से। सिंपल लेवल और रिवर्सल है ये। सारे क्वेश्चन ही सिंपल से है वैसे तो, एक बार करोगे तो। ये फिर भी थोड़ा पढ़ने में तो पता नहीं क्या ही बता दिया इन्होंने, बट ठीक था। हाँ मतलब एक बार जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्री बनाया तो मेरे को भी, मैंने भी कल ही करे ये क्वेश्चन, कल नहीं परसों। 1 2 2 और अबे यहाँ पे इसका देखो 10 का अपना क्या होएगा, बता भाई प्रज्वल। इसका 10 का 10 हाँ 10 का होगा, इसका पेरेंट 2 है हाँ और इसका क्या कहते हैं लेवल क्या बताना था, लेवल इसका 0 1 2 हो जाएगा लेवल भी, और रैंक 1 ही हो जाएगी सिबलिंग में। तो हाँ सिबलिंग में इसकी रैंक 1 होगी, वही वही मैं कंफर्म क्लियर कर रहा था कि यहाँ 1 होगी 3 नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे में ले लेते हैं रैंक, बट इन्होंने सिर्फ सिबलिंग्स की पूछी है तो अपना वो सेम पेरेंट वाली बतानी है हमने रैंक। तो इसके डायरेक्ट कोड पे चले, क्वेश्चन सबको क्लियर है तो, और अप्रोच भी किसी में अपना लेवल ऑर्डर रिवर्सल कर रहे हैं और क्यू में इंसर्शन करके हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट। ठीक है ठीक है तो इसके कोड पे आ जाए प्रज्वल। ओके। तो इसमें सिर्फ मेन फंक्शन ही है अपना, एक बार इस बार कोड तू रीड कर। ठीक है। सबसे मतलब क्लियर समझाना है देखो, मतलब क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आपको कोड से समझा मतलब थोड़ा पढ़ एन और आरसी की मतलब एन और आरसी तो वही होगा ना जो स्टार्टिंग वाला। हाँ स्टार्टिंग का जो हमारा पेरेंट मतलब जो हमारे मेन वो बता रहे कि हमने कितने मिनट्स तक का वैल्यू पेरेंट्स की और पेरेंट जो सबसे पहले 0 वाली नोड थी मतलब उसकी जो कैपेसिटी थी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो। हाँ, अब क्यू में हमने पेयर ऑफ इंट कॉमेंट इसलिए लिया है कि अपना उसका इंटीग्रल नेम जो हमारा पेरेंट बताएगा कि इसका पेरेंट कौन है इसका पेरेंट और उसकी कैपेसिटी। ठीक है। तो हमने क्या किया, t 0 से शुरू करा, 0 और आरसी पुश कर दिया। ठीक है, 0 और आरसी पुश कर दिया और हमने लेवल इनिशियलाइज कर दिया और टाइम इनिशियलाइज कर दिया। अभी तो हम टाइम इक्वल टू 0 पे, क्योंकि हमारा अभी तक कोई भी चाइल्ड बोर्न नहीं हुआ है। तो t लेस देन n l लगा के हमने क्या करा, क्यू डॉट साइज कर दिया। क्यों, लेवल तो हमारा तभी इंसर्ट होएगा, इंक्रीज होएगा कि हमारी जब एक क्यू खाली हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कह रहा l इक्वल टू क्यू डॉट साइज लगा के लेवल प्लस प्लस कर दिया और अपना वाइल लूप से अब मैं कर रहा हूँ। देखो वाइल के अंदर भी मेरे को t लेस देन n लाने की कंडीशन जरूरी है। हाँ मतलब वो एक्सीड हो सकता है क्योंकि उसी टाइम तक हमें इनपुट मिलेगा यूजर से, क्योंकि इनपुट पे हम देखो हमें चाइल्ड और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी 9 मिनट्स तक गिवन है, बट हमने उन्हें इंसर्ट नहीं कराया अभी तक यूजर से। हाँ, वो हम साथ साथ इंसर्शन करवा रहे हैं, क्यों हमारी वरना इंसर्ट करवा के स्टोर करेंगे तो वो हमारी मेमोरी यूज करेगा। और हमें काम सिर्फ 2-3 मतलब एक ही बारी का उसका एक स्टेटमेंट का काम है, तो हमने जिस टाइम पे वर्क है उसका उसी टाइम पे हमने उससे इंसर्ट करवाया और साथ ही साथ उसको हमने वैनिश कर दिया। अच्छा ठीक है। तो हमने फिर अपना 16th लाइन में रैंक इनिशियलाइज कर दी 0 से। ठीक है। फिर अपना नेम इनिशियलाइज करा, मतलब नेम निकाल दिया हमने, क्या हमारे मतलब जो जिसकी भी अब बारी है रिप्रोडक्शन की उसका नाम क्या है और उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसे पॉप कर दिया। ठीक है ठीक है। अब अपना जितनी कैपेसिटी है उतने चाइल्ड को पॉप करा और साथ ही हमने t लेस देन n इसमें भी लगा दिया कि हमने, क्योंकि सिर्फ उसी टाइम तक चेक करना है। मे बी इस बंदे की कैपेसिटी 100
वो तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना कि इतने तो हमारे पास है ही नहीं डाटा की वैल्यूज, और ना हमें इतने की वैल्यू की चेकिंग करने की जरूरत। तो हमने क्या करा, रैंक 0 से इनिशियलाइज थी तो हमने यहाँ पे रैंक प्लस करा। रैंक तो साथ जितने मतलब चाइल्ड आते रहेंगे उतनी प्लस प्लस करते ही रहेंगे वो साथ साथ ही। हाँ, और हमने 24th लाइन में अपना चाइल्ड और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करा दी और टाइम इंक्रीज कर दिया, क्योंकि नया चाइल्ड बोर्न हो गया तो हमारी टाइम इंक्रीज हो गया, क्यों 1 मिनट में एक चाइल्ड बोर्न हो रहा है। टाइम कहाँ पे, कौन सी लाइन में करा इंक्रीज? अच्छा ये 25 लाइन पे, ठीक है 25th में। हाँ ठीक है। हाँ, फिर हमने क्या करा, क्यू में अपना चाइल्ड और उसकी कैपेसिटी पुश कर दी और साथ ही हमने नेम, लेवल और उसकी रैंक की आउट करा दी, जो हमें यूजर को डिलीवर करनी थी एज एन आउटपुट। मतलब क्यू में तो हम बेसिकली उसके चाइल्ड ही डाल रहे हैं, बेसिक पेरेंट का नाम तो हाँ, बस बेसिकली नाम और उसकी कैपेसिटी। नाम इसलिए डाला कि हमें उसके पेरेंट का नाम बताने की जरूरत है हर एक जगह, यूजर की डिमांड है। हाँ बिल्कुल। और वो तो मतलब चाइल्ड का तो बस एक रैंक वाला रोल है क्या? नहीं ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों, कोड भी? हाँ मतलब सही से आ गया ना समझ, कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं वैसे तो ठीक है, क्लियर है, मतलब बाकी तो कोड करके देखते हैं, उससे समझ गया मोस्टली सिस्टम। हाँ, ड्राई रन वगैरह की तो नीड नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सिंपल है, मैंने पहले कर दिया था इसका थोड़ा बहुत ड्राई रन कर ही दिया था वो तो उस टाइम पे, ठीक है। हाँ, तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगा था मेरे को, कि इसमें वर्ड गेम ज्यादा है। तो सबको क्लियर है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ प्रज्वल। ये Mancunian and the color tree। हाँ, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर करा है हमने। After a hectic week at work, Mancunian and Lever were decided to go on a fun weekend camping trip. As they were passing through a forest, they stumbled upon a unique tree of n nodes. Our vertices are numbered from 1 to n. Each node of the tree is assigned a color out of C possible colors. Being bored, they decide to work together for a change and test their reasoning skills. The tree is rooted at the vertex 1. For each node, they want to find its closest ancestor having the same color. अब इनपुट भी एक बार रीड कर दे साथ ही। Input format. The first line contains 2 integers n and z, denoting the number of vertices in the tree and the number of possible colors. ठीक है, and the second line contains n minus 1 integers. The ith integer denotes the parent of I plus 1 vertex. बस मेरे को ये रीड कराना था। हमें क्या था कि हर एक पहले तो एक बड़ी क्वेश्चन समझते हैं हमारे पास क्या है कि बेसिकली हमें ना एक ट्री गिवन है, इसमें एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर गिवन है हमें, तो हमें पास ना हर एक ट्री के कोरस्पोंडिंग, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कैरेक्टर स्टोर था हर एक ट्री में, जैसे जो सब ट्री वाला क्वेश्चन था उसमें ABC वाला। हाँ, तो इस बार अपना उस कैरेक्टर की जगह उसको हमने कलर नेम दे दिया, कलर करा, और जैसे पिछली बार हम उसके चाइल्ड्स के ऊपर गए थे ना, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसके पेरेंट पे जाके अपना नियरेस्ट पेरेंट फाइंड कर रहे हैं जिसका नाम सेम हो। अच्छा, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब जो उसमें कोई आता है उसका अपोजिट इसमें करना है। ओके ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है कि हमें पेरेंट्स गिवन है हर एक के, तो बेसिकली जो हमारे ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, तो उसके पेरेंट्स गिवन है हमें, तभी मैंने इनपुट रीड कराया था, ये बड़ी एक चीज क्लियर हो जाए। तो क्योंकि सेकंड लाइन में हमारे पास क्या है, हर एक के पेरेंट्स गिवन है हमें। अच्छा ठीक है, like I think integer denotes the parent of I plus 1 vertex। ओके ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हर एक ट्री की नोड के लिए उसका पेरेंट, हमें पेरेंट बताना है कि कौन सा नियरेस्ट पेरेंट है जिसका वो कलर सेम हो। तो जो हमारी रूट है उसका तो कोई कलर होगा नहीं, उसका तो पेरेंट है नहीं कोई जिसका कलर सेम हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, -1 प्रिंट कर देंगे हमेशा परमानेंट। ठीक है, तो बाकियों के लिए हम क्या करेंगे कि बार बार हम पेरेंट्स पे जाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि किसी का कलर है सेम या नहीं। तो बेसिकली हर एक इनपुट के लिए हमारे पास log n में चेक हो जाएगा, क्यों हम सिंपल एक पेरेंट पे जा रहे हैं तो log n में हो जाएगा चेक, यदि बाइनरी ट्री हुआ तो बेसिकली n log n में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार इसको ना डायरेक्ट कोड से ही देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है बहुत, कोड भी छोटा सा ही लग रहा है। ठीक है ही जरा सा, लाइन 5 से शुरू करके 23 पे तो खत्म है। 5वीं लाइन में हमने यूजर से n और c इंसर्ट कराया
एन टोटल हमारी कितनी नोड्स है हाँ ठीक और है। कितने कलर्स है। अच्छा कलर्स मतलब अगर 5 है तो 1 2 3 4 5 भी होंगे क्या? हाँ हाँ, तो हमने क्या करा कि हर एक कलर का मतलब हर एक नोड का कलर इंसर्ट करवा लिया यूजर से और हर एक का पेरेंट इंसर्ट करवा लिया। तो अब देख जो हमारी फर्स्ट नोड होगी ना उसका पेरेंट है हमारे पास फर्स्ट जो उसके पास वैल्यू है, बट हमारे क्या वो वैल्यू शोर है 0th इंडेक्स पे हमारे पास। अच्छा तो जो हमारा मतलब सेकंड नंबर की नोड है ना जो उसका पेरेंट है वो हमारे 0th नंबर पे स्टोर है। तो बेसिकली हाँ। 2 का डिफरेंस है हमारे पास पेरेंट और उसके चाइल्ड में के इंडेक्स में। ये चीज़ पर दोबारा बोलियो। जो हमारा 2 नंबर पे मतलब जो हमारा 0th इंडेक्स पे वैल्यू रखी है ना हाँ 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 वो हमारा चाइल्ड है सेकंड का मतलब 0 + 2। तो इन्होंने हमें क्या बोला जो ith इंडेक्स पे हमारी वैल्यू होगी हम्म ith इंटीजर डिनोट्स द पेरेंट ऑफ I + 1th वर्टेक्स। पेरेंट ऑफ I + 1th वर्टेक्स हाँ हाँ मतलब जो हाँ तो ठीक है जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो सेकंड का पेरेंट है। हाँ ठीक है हाँ बट अपना क्या है कि हमें उसको हमारी इंडेक्सिंग क्या है हमारी 0 से शुरू होती है 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे I + 1 की जगह I + 2 हो गया। ओके तो बेसिकली 2 का डिफरेंस आ रहा है। ओके ठीक है तो ये देखो ना तभी हमने क्या करा कि पेरेंट जहाँ पे भी हमें वैल्यू चाहिए पेरेंट की हमने array of I - 2 डाला है। तो हमें ith पेरेंट की वैल्यू चाहिए तो ith पेरेंट की वैल्यू क्या होगी I - 2 होगी हाँ जो I - 2 पे स्टोर है। ठीक है गॉट इट ठीक है। तो मैं बेसिकली लाइन नंबर 14 पे आ जाऊँ। देखो 13 में तो मैंने क्या करा कि जो मेरा रूट है उसकी तो कोई पेरेंट होएगा नहीं तो कोई कलर सेम भी नहीं होएगा। तो हमने क्या सिंपल अपने 13 का -1 करा दिया ठीक है आउट। तो हमने लाइन नंबर 14 से हम क्या कर रहे हैं हर एक चाइल्ड के ऊपर हमारा विजिट कर रहे हैं I = 2 से लेस देन = n। j = पेरेंट ऑफ array of I - 2 से हमने क्या करा उस नोड का मान हमने पेरेंट फाइंड आउट करा। कोई कुछ कह रहा था क्या बीच में? मुझे लगा किसी ने कुछ बोला। ठीक है फिर ये डिस्टरबेंस होगी। ठीक है तो ठीक है। हमने पेरेंट निकाला 16th लाइन में और हम क्या कर रहे हैं कि जब तक या तो हमारा कलर सेम हो जाए या हमारे पेरेंट क्या हो जाए कि सबसे पहले नंबर पेरेंट पे पहुंच जाए जो मतलब जो रूट नोड है। उस केस में तो -1 प्रिंट कर देंगे ना फिर। हाँ तो बस हमने फिर क्या करा कलर ऑफ j - 1 = कलर ऑफ I - 1 चेक कर लिया यदि मतलब वो j = 1 वाला नहीं है केस या सेम है तो हमने क्या करा j insert आउट c आउट j कर देंगे वरना अपना c आउट -1 कर देंगे। हाँ भाई बस इतना ले ये लो। रहा ये भी। ठीक है इसमें तो मतलब बस ऊपर पेरेंट की तरफ ही जाना था और चेक करना था कि वही सेम कलर है कि नहीं। हाँ वही किया हमने। हाँ ठीक ठीक है अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का गांधी ट्री मार्च। ये क्वेश्चन तुमने पहले भी शायद किया होगा। ट्री मार्च बेसिकली इस क्वेश्चन को अपना कंफ्यूज ना करते हुए मैं सिंपल अपना बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पे आओ। फॉर एग्जांपल आ गया हाँ तो बेसिकली हमें जो एक बाहर सबसे पहली वैल्यू गिवन है ना हाँ वो हमारी मेन पेरेंट है और जो उसके Okay. अंदर ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है ना फर्स्ट हाँ वो उसका चाइल्ड है। अब जो यदि उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो वहां पे डॉट आ जाएगी मतलब बी की जगह डॉट आ जाती। अच्छा तो अब अपना क्या है बी के बाद अब बी के हमारी नोड आई तो बी के जो ब्रैकेट में आंसर आएंगे वो होंगे बी के चिल्ड्रंस। अच्छा तो बी के चिल्ड्रंस आ गए हमारे पास तो वो क्या है कि दोनों डॉट्स है हमारे पास। तो ये ट्री कुछ ऐसा सा फॉर्म होएगा। एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ पेज नंबर 5 पे। अपना सबसे पहले हमें इंडेक्स गिवन है ए ठीक है ठीक है। ए में अपना 2 प्लस कर दे कि अपना एक पहला मतलब जो हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो और अगली वैल्यू प्लस कर दे तो अपना क्या आ रहा है आंसर बी आ जाएगा बी आ गया। ठीक बी में है अपना 2 प्लस कर देगा तो डॉट आ रही है शायद। बी में हाँ एक डॉट आ रही है तो मतलब उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो सिर्फ हम 1 प्लस करेंगे। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ 1 + 2 + थोड़ा अपना ये पैटर्न ऐसा है कि ये ऑब्जर्व करने से होएगा पैटर्न। हाँ जो समझ रहा हूँ ठीक है हाँ तो हमने 1 प्लस किया तो 1 प्लस करके बता भाई बी का राइट चाइल्ड क्या है। एक सेकंड में एक आ गया देख डॉट पे थे डॉट के बाद तू क्या 1 प्लस किया दोबारा डॉट ही आ गई थी फिर हाँ, 2 तो बी का प्लस राइट चाइल्ड भी नहीं है मतलब कोई। हाँ अच्छा मतलब पहला वाला लेफ्ट राइट ठीक है समझ गया फिर हाँ तो उसके बी बाद का दोबारा ठीक है डॉट हाँ तो ठीक है फिर +1 कर दे हम ए पे आ गए हाँ वापस। मतलब ट्री की मतलब- ट्री से कंपेयर करता रहना। अगर ए प्लस किया वैसे इसमें तो ब्रैकेट ही मतलब वो पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है ना। हाँ तो पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है तो उसके लिए बेसिकली हम वापस आ गए ना उसके पेरेंट पे। अच्छा अब ठीक उसके है पेरेंट के राइट चाइल्ड के बारे में बात करेंगे।
ठीक है ठीक है। तो पेन के राइट साइड पे गए। एक सी का मतलब सी ए का राइट चाइल्ड हो गया। हाँ, ए सी ए का राइट चाइल्ड हो गया। तो सी में अब 2 प्लस करके जो वैल्यू आ रही है वो बता। वो डी आ रही है। तो सी का लेफ्ट चाइल्ड डी हो गया। सी का लेफ्ट चाइल्ड डी हो गया। अब डी के में 2 प्लस करके लेफ्ट चाइल्ड बता। डी के लेफ्ट फिर डॉट आ रही है। डॉट आ गई तो फिर 1 प्लस कर दे सिर्फ। हाँ मतलब डॉट आने के बाद 1 प्लस करना है। हाँ तो 1 प्लस किया तो डॉट आने के बाद 1 प्लस किया तो क्या आया? ये आ गया राइट चाइल्ड। तो मतलब डी का राइट चाइल्ड हमारा ई है। ये हो गया। ओके तो ई के में 2 प्लस कर तो क्या आया? ई के में 2 प्लस किया तो डॉट आ गई दोबारा। तो मतलब ई का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अब 1 प्लस किया तो दोबारा डॉट आ गई तो उसका राइट चाइल्ड भी नहीं है। हाँ तो अब अपने क्या ट्री के वापस उसके पेरेंट पे जाएंगे, पैरेंथेसिस क्लोज। सी पे गए, पैरेंथेसिस क्लोज। अब सी का राइट चाइल्ड बता क्या आएगा? सी का राइट चाइल्ड आएगा एफ आएगा। हाँ तो सी का राइट चाइल्ड एफ आ गया। एफ में 2 प्लस कर। एफ में वही डॉट आ गई, मतलब इसका लेफ्ट राइट दोनों ही नहीं है बेसिकली। लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, ठीक है। फिर अपना पैरेंथेसिस क्लोज तो वापस सी पे आ जाओ। हाँ दोबारा मतलब पैरेंथेसिस क्लोज ए पे आ जाओ। फिर पैरेंथेसिस क्लोज, हमारा ट्री ही खत्म हो गया। तो बेसिकली हमारा ये ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म है। स्टैक यूज होएगा इसमें लगता। कुछ यूज नहीं करेंगे, सिंपल अपने रिकर्शन से करेंगे। मतलब सिंपल अपना इस पे ट्रैवर्स करते हुए कर जाएंगे इसे हम रिकर्शन से। हाँ ठीक है, स्टैक से भी कर सकते हैं। मैंने रिकर्शन स्टैक यूज कर लिया था। हाँ एक ही बात है भाई, ठीक है। हाँ तो बेसिकली हमें इस फॉर्म में हमें स्ट्रिंग गिवन है और उससे हमें ये ट्री फॉर्म करके कुछ क्वेरीज का आंसर करना है। क्वेरीज का आंसर करना है मतलब जो भी है क्वेश्चन, मेरे को भी याद नहीं। मतलब बेसिकली जो हमें मेन चीज है ऑब्जर्व करने की इस क्वेश्चन में, ये चीज थी कि हमें ऐसा ट्री फॉर्म हो रहा है हमारा फाइनली। ट्री बनाने का तक का मेन बेसिकली जो मेन काम यही है। उसके बाद जो भी होगा उसके बाद तो सिंपल जो छोटा मोटा जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। मेन चीज ये थी इसकी कि हमने ये फॉर्म कर लिया। ठीक है ठीक है। अच्छा अब एक चीज दोबारा उसी पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे। ओके तो अभी हमने क्या करना है कि इसमें कॉलम वाइज आंसर करने हैं। कॉलम वाइज कैसे कि ए हमारा कॉलम 0 पे है, ऐसे में देखो तो ये हमारा कॉलम 0 आ गया। अच्छा ये कॉलम -1, ये कॉलम 1, ये फिर वापस 0, ये 1, ये 2। मतलब राइट लेफ्ट जा रहे तो एक साइड माइनस, एक कॉलम नंबर माइनस कर दो, राइट जा रहे तो एक कॉलम नंबर प्लस कर दो। समझ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने पर्टिकुलर कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यूज बतानी है कि इसके इस पर्टिकुलर कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग हमारे कौन सी वैल्यूज आ रही है। अच्छा मतलब 1 कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग सी और ई होगी तो वो प्रिंट करनी है। हाँ तो बेसिकली हमने वो सारी वैल्यूज निकालनी है। तो हम सिंपली अपना वो वैल्यूज निकाल लेते हैं अब। मतलब वो तो ट्री बनेगा तो फिर वैल्यूज तो निकाल ही देंगे बस। अब ट्री भी हमें पता है कैसे कैसे फॉर्म होएगा। हाँ अब पर्टिकुलर हमें एक कॉलम नंबर भी दे दिया गया तो हम अपना सिंपल उसको सोल्व कर देते हैं अब क्वेश्चन को। अब इसमें आ जाओ लाइन नंबर 20 पे। कोड में क्या? हाँ 20 आ गया। 20 पे हमने सबसे पहले टेस्ट केसेस इंसर्ट करवाए यूजर से। ठीक है। हमने सबसे पहले अपना सी और ऐसे इंसर्ट कराया। सी हमारा हो गया कि सी अपना क्या है कि पहला कैरेक्टर कौन सा होएगा उसका। पहला कैरेक्टर कौन सा? पहला कैरेक्टर इन द सेंस कि हमें किस कॉलम नंबर के क्लोज अपने वैल्यूज निकालनी है। अच्छा कॉलम नंबर क्या? ठीक है। हाँ सी हमारा कॉलम नंबर है। ठीक है। और स्ट्रिंग ऐसे इंसर्ट करवा दी हमने और हमने साथ ही हमने आंसर इनिशियलाइज कर दिया हमारा। मतलब एक हमने वेक्टर क्रिएट कर दिया जिसमें कि हम इस पर्टिकुलर कॉलम नंबर के क्रॉस वैल्यू स्टोर करते रहेंगे। आंसर में तो आंसर में बेसिकली हम वो वेक्टर क्रिएट किया कि जिसमें हम जब भी आप 0th कॉलम पे जाएंगे ना, जितनी बार भी 0 या -1 सी कॉलम पे जाएंगे ना, तो यदि हम सीथ कॉलम पे आ गए तो हम आंसर में वो वाली नोड पुश कर देंगे। अच्छा ठीक है। एट द एंड बेसिकली हमने आंसर प्रिंट करना है ना, यूजर ने हमसे आंसर मांगा है। हाँ ठीक है, तो हमने कॉलम नंबर इनिशियलाइज कर दिया i = 0 से, जो हमारा मेन रूट का होएगा। हाँ रूट का। हाँ और हम डीएफएस पे अब कर रहे हैं हमारे उसकी पे नंबर लाइन नंबर 3 पे आ जा। एक सेकंड 3 पे आ गया। तो 3 के लाइन नंबर पे देख, हमारा 5th नंबर पे हमारा क्या है, यदि कैरेक्टर हमारा डॉट आ जाए तो अपने क्या एक हमने प्लस किया तो उसके बाद वापस चले गए थे। ठीक है हाँ बिल्कुल, यही चीज हमने रेफरेंस लिया गया। हाँ
नहीं हाँ ऐसे हाँ बाय रेफरेंस ही है, पूरे टाइम पे एक ही आई की वैल्यू यूज है हमारी। ठीक है। हाँ, और यदि हमारी कॉलम की वैल्यू इक्वल टू सी होती तो आंसर में हमने पुश बैक कर दिया एस आई। ओके। और फिर हमने क्या करा, यदि जिस भी हम एक नोड पे पहुंच जाते हैं, हम क्या कर रहे थे उसका +2 कर रहे थे। हाँ बिल्कुल यही कर रहे थे। ठीक है, +2 कर रहे थे तो हम उसके लेफ्ट साइड पे गए, उसमें लेफ्ट साइड में गए तो कॉल -1 लगा दिया लाइन नंबर 13 में। देखो लेफ्ट साइड पे कॉलम -1 राइट। हाँ ठीक है, सही है। कॉलम +1, और इस टाइम पे हम वापस जा रहे थे तो हमारा पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा था नोट तो i+1 कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही तो है। i++ कर दिया और हमने रिटर्न कर दिया एट द एंड। और यदि हमारा आंसर का साइज यदि 0 हो जाता है तो हमने लाइन नंबर 32 में जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कॉमन गांधी जी प्रिंट करवा दिया। अदरवाइज हमने सॉर्ट करके, मतलब इन्होंने हमें कहा था लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में चाहिए, तो मतलब ए के बाद अपना ऐसे ही आना चाहिए, जेड नहीं आ सकता। तो हमने सिंपली उसे सॉर्ट करा दिया, वेक्टर को प्रिंट करा दिया, और उसके बाद हमने उसे प्रिंट कर दिया। तो क्लियर है ये? हाँ ठीक है भाई। ये हैकर अर्थ का हार्ड लेवल क्वेश्चन है जो 50 नंबर का होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ क्लियर है भाई। तो यदि क्लियर है तो सारे बता दो, तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। और ट्रीज लेवल 2 भी क्लियर है तो वही रेटिंग देते जाओ और जाते जाओ। ट्रीज का लेवल 3 में होगा क्या? ये बस 2 ही तक है? नहीं लेवल 3 है, उसमें बाइनरी सर्च ट्री होएगा, वो भी अभी मेरे ख्याल से इस वीकेंड पे या नेक्स्ट वीकेंड शुरू कर देंगे। ठीक।